नमस्कार दोस्तों, मैं कमल प्रताप सिंह फिर से एक बार नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको पुराना वीडियो बेहद पसंद आया होगा और मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके पहले आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, तभी ये आपके लिए लाभदायक होगा। तो हम शुरू करते हैं। हमने 7 चैप्टर पढ़े थे, अब 8वें चैप्टर को पढ़ते हैं। इसमें साफ कहा गया है, इस चैप्टर का नाम है शैक्षिक विचार गांधी जी, टैगोर, प्लेटो, रूसो, जॉन डेवी और विवेकानंद। मतलब इसमें शैक्षिक विचारों की बात की गई है, शिक्षा में किसका क्या महत्व रहा है। गांधी जी ने अपना शिक्षा दर्शन दिया है। गांधी जी एक श्रेष्ठ विचारक थे, उन्होंने बुनियादी शिक्षा प्रणाली को दिया। उनका एक कहना था कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आपके अंदर कोई भी ऐसी कला है जिसके माध्यम से आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, तो आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत गांधी जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। गांधी ने कहा था शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। और गांधी जी ने कहा था शिक्षा के समस्त मानवीय गुणों का विकास करें और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा जीवन बेहद सुखद और आकर्षक हो। उसके बाद हम शिक्षा के अर्थ की बात करेंगे। तो गांधी जी ने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास करना। मतलब कि बालक का संपूर्ण विकास करना, उसका पूरा जीवन का उद्धार करना और उसके संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा प्रदान करना। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? शिक्षा के 2 उद्देश्य होते हैं, तात्कालिक उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। फिर हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे। तो गांधी जी ने पाठ्यक्रम के बारे में कहा कि आधारभूत शिल्प जैसे कताई, बुनाई और फिर जो हस्तकला होती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं जो कलाएँ ऐसी जिनसे हमारा जीवन आसानी से बीत सके। मातृभाषा होनी चाहिए, गणित होना चाहिए। गणित का बेसिक नॉलेज होगा तभी हम आगे सारी गणनाएं सुव्यवस्थित कर सकेंगे। सामान्य विज्ञान, कला, हिंदी, सामाजिक अध्ययन और शारीरिक शिक्षा। गांधी जी के द्वारा शिक्षण की 3 विधियाँ बताई गई हैं: करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना और सीखने की प्रक्रिया में समन्वय। और शिक्षक का स्थान क्या होता है? तो गांधी जी ने कहा था शिक्षक का एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिसमें वो एक मीडिएटर के रूप में वर्क करे और वो बालकों को सभी आयामों में प्रवीण करे। उसके बाद फिर गांधी जी के शिक्षा दर्शन क्या हैं? गांधी जी ने शिक्षा दर्शन के बारे में क्या कहा है? तो गांधी जी ने कहा है साक्षरता ना तो कोई अंत है और ना ही प्रारंभ है। मतलब जीवन का ना तो साक्षरता अंत होता है ना प्रारंभ होता है। गांधी जी ने 3R के बारे में बात की, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। उसके बाद फिर इन्होंने 3HS के बात की, 3HS फैक्टर दिए, जिसमें इन्होंने कहा हैंड, हेड और हार्ट, अगर तीनों चीज़ वास्तविक रूप से सकुशल हैं तो शिक्षा दर्शन में हम प्रवीण हो सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। गांधी जी के शैक्षिक सिद्धांतों की वर्तमान भारत में उपयोगिता क्या है? भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयोगी, बालकों का सर्वांगीण विकास, अच्छी नागरिकता का विकास, सर्वोदय की भावना का विकास, नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, आर्थिक निर्भरता, यानी कि जब तक हम अर्थ से निर्भर रहेंगे, हमारे पास धन रहेगा, तब तक हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। फिर बुनियादी शिक्षा की बात करें तो बुनियादी शिक्षा गांधी जी ने दी थी और इन्होंने कहा था कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, अर्थात ऐसी भाषा जो हमारे क्षेत्र में बोली जाए। अब भारत में 1935 का अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1937 में द्वैत शासन प्रणाली की समझ की गई और फिर 1937 में ही वर्धा शिक्षा योजना आई थी। फिर गांधी जी ने शिक्षा के संदर्भ में कई चीज़ें बताई हैं: सामाजिकता, आर्थिक दृष्टि से महत्व, मनोवैज्ञानिकता, कार्य का महत्व एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट छोड़ें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है, तो आपके कमेंट से हमारी मेहनत साकार हो जाएगी। फिर वर्धा शिक्षा योजना के बारे में मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की ही थी। वर्धा शिक्षा योजना पढ़ेंगे। 22 से 23 अक्टूबर को 1937 में वर्धा में मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती मनाई जाती है। इसके आयोजक श्री मन नारायण अग्रवाल जी थे और इन्होंने बताया कि राष्ट्र के 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हो, शिक्षा किसी हस्त कौशल के माध्यम से दी जानी चाहिए और शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी दर्शन शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो
संपूर्ण सृष्टि में हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित करें। मतलब हम किसी भी मुसीबत में पड़ रहे हैं या तो किसी भी सिचुएशन में पड़ रहे हैं तो हम उसमें बेहतर कर सकें। उसके बाद इन्होंने शिक्षा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा के विकास बताए कि बालक का व्यक्तिगत विकास होना चाहिए और बालक व्यावसायिक शिक्षा भी जरूर देनी चाहिए। उसके बाद पाठ्यक्रम उन्होंने बताया कि विषय इतिहास, भूगोल, साहित्य, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन होने जरूरी हैं। फिर क्रियाओं में नाटक, भ्रमण, बागवानी और आदि क्रियाकलापों से बालकों को पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद अनुशासन, शिक्षण पद्धति और शिक्षक पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें जॉन डीवी जी मिलते हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा के 3 आयामों को दिया है, बालक अर्थात शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। इन्होंने शिक्षा का अर्थ बताया है कि शिक्षा के एक ऐसे माध्यम से देनी चाहिए जिसमें हमारे ज्ञान की वृद्धि हो, और शिक्षा का अर्थ यही होता है कि एक क्रम में सन्निहित हो। उसके बाद मनुष्य के बाह्य व आंतरिक अनुभव सदा परिवर्तित होते रहते हैं। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य में बालक को ही प्राथमिक रखा है। अब प्लेटो जी की बात करते हैं तो प्लेटो को सिद्धांत में, प्लेटो एक यूनानी विचारकों में से एक था। उसने स्पष्ट किया कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अपनाए और उसने कहा दर्शन सभी कालों में, देशों में प्रेरणादायी रहा है, इसलिए दर्शन का अध्ययन जरूर से ज़रूर करना चाहिए और शिक्षा हमारी दर्शन शास्त्र से ही होनी चाहिए। शिक्षक सिद्धांतों को 4 भागों में बांटा गया है, योग्यता, ज्ञान, सेवा एंड राजनीतिज्ञता। फिर उसके बाद हम प्लेटो के अनुसार शिक्षा कार्यक्रम की बात करेंगे। जन्म से 6 वर्ष की आयु तक, 6 से 13 वर्ष की आयु में शिक्षा, 13 से 16 वर्ष की आयु में शिक्षा, 16 से 20 वर्ष की आयु में शिक्षा, 20 से 30 वर्ष की आयु में शिक्षा और 30 से 35 वर्ष की आयु में शिक्षा। इन्होंने शिक्षा को विभिन्न भागों में बांटा है। फिर उसके बाद 30 से 50 वर्षों की शिक्षा के बारे में बताया। 50 से अधिक वर्ष की आयु में हम कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसके बारे में इन्होंने हमें बताया है। अब हम रूसो के बारे में बात करते हैं। रूसो ने प्रकृतिवाद को सबसे ज़्यादा ही मोटिवेट किया है और सबसे ज़्यादा ही बल दिया है, और उन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो, मनुष्य तो प्रकृति की ओर लौट, तेरा कल्याण होगा। तो इन्होंने प्रकृतिवाद को ही बढ़ावा दिया है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता। इन्होंने शिकागो जो अमेरिका में स्थित है वहाँ पर अपना परचम लहराया और इन्होंने आध्यात्मिक को विशेष योगदान दिया। और इन्होंने ये कहा भी था, वीर बनो हमेशा, तुम वीर रहो, मैं निर्भय हूँ, सबसे कहा। इन्होंने कहा डरो मत, भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है। इन्होंने डर पे ज़्यादा बल नहीं दिया। विवेकानंद जी ने शिक्षा के अर्थ को समझाया कि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता है। पुस्तकालय संसार का सर्वश्रेष्ठ संत होने के साथ साथ विश्व कोश ऋषि बन जाते हैं। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को बताया कि शिक्षा का विकास कैसे होना चाहिए, मानसिक एवं बौद्धिक विकास, समाज सेवा के प्रति भावना का विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, व्यावसायिक विकास, राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व का विकास, धार्मिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक का विकास। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसे ही शिक्षा को बताया है। देन उसके बाद हम आएंगे पोलो फ्रेरे के बारे में। वैसे पोलो फ्रेरे ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िए। पोलो फ्रेरे की 2 घटनाएं जो हैं मोस्टली उनको ज़रूर पढ़ लेना। तो मैं घटनाओं को बताऊंगा नहीं, लेकिन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैंने वहाँ पे वीडियो रोक दिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे तो आगे हमें कुछ चीज़ें और मिलेंगी। अब हम पूर्वी एवं पश्चात दर्शन की तुलना करेंगे। तो पूर्वी दर्शन में कहा गया फिलॉसफी के मुख्यतः 4 संप्रदाय हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद। बल्कि पूर्वी दर्शन जो है उसमें आपके भारतीय दर्शन प्रमुख मुख्य संप्रदाय है। इस सांख्य एवं योग मुख्य प्रमुख है। उसके बाद मानव प्रकृति विश्व के प्रति अनुभव एवं बौद्धिक चिंतन करता है। दर्शन से जीवन का तीव्र रूपांतर होता है। मतलब हम ये कहेंगे पाश्चात्य सभ्यता में केवल आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद एवं प्रयोजनवाद को मोटिवेट किया गया तो बताया गया है, और पूर्वी दर्शन में दर्शन को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद दर्शन और शिक्षा के विशेषताओं को पढ़ेंगे। कर्मवाद एवं जन्मांतरवाद पढ़ेंगे। आत्मा का अस्तित्व के बारे में जानेंगे। सदाचार, संयम एवं नैतिक अनुशासन, दुख सुख निवृत्ति, प्रमाणों की मान्यता, सभी आस्तिक दर्शनों एवं विश्वास वेदों की प्रामाणिकता में, जगत के संबंधों में विश्वास। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, दर्शन की परिभाषा क्या होती है और दर्शन के क्या महत्व होते हैं। तो दर्शन आपका अंग्रेजी रूपांतरण शब्द जो आपका फिलॉसफी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि
ज्ञान के प्रति प्रेम, ये हमने पहले पढ़ भी चुका है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बल्कि शिक्षा दर्शन की बात आती है तो हमें दर्शन के शिक्षा के उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए। दर्शन का पाठ्यक्रम क्या होता है, दर्शन के शिक्षण विधियाँ, दर्शन व अनुशासन, दर्शन की पाठ्यपुस्तकें, दर्शन व शैक्षिक प्रशासन। उसके बाद हम बौद्ध दर्शन के 4 आर्षत्य पढ़ेंगे और अष्टांग मार्ग पढ़ेंगे, प्रतीक समुत्पाद पढ़ेंगे। तो आपके मूल सिद्धांत जो होते हैं बौद्ध दर्शन के वो 3 हैं, 4 आर्षत्य, अष्टांग मार्ग और प्रतीत्य संप्रदाय। 4 दर्शन क्या होते हैं, दुख संप्रदाय, दुख निरोध और दुख निवारण का मार्ग। फिर अष्टांग मार्ग पढ़ेंगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक भाव व सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। फिर उसके बाद हम प्रतीक संप्रदाय, मतलब इसमें प्रतीकों पर बल दिया गया है और बताया गया है कैसे हमारे जीवन की जो आयाम होते हैं उनको कैसे हम सरल करेंगे। देन उसके बाद हम शिक्षा का समाज से संबंध पढ़ेंगे। प्राचीन काल मध्यकालीन में कैसा संबंध था, आधुनिक समाज क्या था, पाश्चात्य समाज क्या है, लोकतंत्र समाज क्या है। समाज शिक्षा का प्रभाव के बारे में जानेंगे कि कैसे हमारा समाज शिक्षा प्रभाव बनता है। उसके बारे में समाज का परिवर्तन जरूरी होता है, राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव क्या पड़ता है, धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव क्या पड़ता है और सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव क्या पड़ता है। देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बस आपको ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें रिवाइज़ की जाएँ। मैंने वैसा ही वीडियो बनाया है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फिर शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतांत्रिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना और फिर उसके बाद शिक्षक के कार्य तथा समाज के प्रगति में चतुर्मुखी विकास के लिए विद्यालय का कार्य दृष्टिकोण ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस तरह से हमने देखा। अब आगे फिर समाजीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सीखने की प्रक्रिया, समाज का संबंध, मूल प्रवृत्तियों का विकास, स्वविकास, सामाजिक अनुकूलन, सामाजिक विकास का हस्तांतरण। फिर सामाजिक मौखिक व शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो मौखिक अवस्था जिसमें बालक बोलना सीखता है, फिर शैशवावस्था जिसमें बालक अपनी नित्य क्रियाएँ करने लगता है। फिर हमारे आते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक सारे मार्गों से प्रवीण हो जाता है और बीएड में मोस्टली किशोरावस्था के बारे में ही जिक्र किया गया है। अगर आप बीटीसी करते हैं तो बीटीसी में तो बाल्यावस्था के बारे में ही बताया जाता है। फिर हम समाज, संस्कृति, अर्थ, विशेषताएं और शिक्षा से संबंध पढ़ेंगे। तो इसमें संस्कृति की प्रकृति जो होती है, मानव द्वारा सीखे हुए गुण, संचारशील सामाजिक गुण, संस्कृति का आदर्श गुण होता है। फिर उसके बाद संस्कृति के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, प्रकृति वातावरण से सामंजस्य, सामाजिक वातावरण में समायोजन, व्यक्तित्व का विकास और समाजीकरण। तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। वैसे बार बार कहने में अच्छा तो नहीं लगता पर फिर भी कहना पड़ रहा है। दैन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम अगले चैप्टर पे पहुँचेंगे, सामाजिक गतिशीलता, अर्थ व प्रकार पे। गतिशीलता का अर्थ होता है सामाजिक ढांचे में गति, मतलब किसी चीज़ को गति देना। तो सामाजिक ढांचे में अगर गति जा रही है तो उसमें कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा, बल हो शिक्षा रूपी बल होता है। अब सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न कारक क्या होते हैं, सामाजिक संरचना, आर्थिक सफलता, व्यावसायिक उन्नति, शिक्षा, स्वचालित तंत्रों का प्रभाव और महत्वाकांक्षा का स्तर। इस तरीके से हमने कई सारे चैप्टर 16 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। अब हम विविधता, अर्थ के प्रकार, भाषी, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और धार्मिक रूपों में बात करेंगे। तो विविधता क्या होती है, विविधता का सिंपली मतलब होता है कि जाति, उपजाति, धर्म, भाषा, शैली, बोली के आधार पर हम एक दूसरे से भिन्न होना। जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी तरह के धर्म पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ बोलियाँ काफ़ी तरीके की होती हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जातियाँ कई तरीके की हैं, उपजातियाँ कई तरीके की हैं, जनजातियाँ भी हैं। तो हम विभिन्नता के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो भाषागत विभिन्नता होती है, मतलब भाषाओं में काफ़ी तरीके से भिन्नता होती हैं। हमारे यहाँ 18 भाषाएँ हैं। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता। तो विविधताएँ हमारे यहाँ सांस्कृतिक कैसी होती हैं, हमारे यहाँ कल्चर तरह तरीके से है, रहन सहन अलग अलग होता है। फिर असमानता एवं हास्यकरण के बारे में बात करेंगे। तो असमानता क्या होती है कि हम एक दूसरे से कैसे कैसे भिन्न होते हैं, प्राकृतिक असमानता, सामाजिक असमानता और राजनीतिक असमानताएँ। असमानता के कारण सामाजिक
स्तरीकरण होता है, व्यावसायिक विषमताएं होती हैं, जाति व्यवस्था होता है, लिंग भेद होता है, धार्मिक विशेषताएं होती हैं और आर्थिक विषमता होती है। हाशियाकरण क्या होते हैं, हाशियाकरण के बारे में बात करेंगे। शिक्षा में हाशियाकरण, और फिर हाशियाकरण के जो मेन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि हमें शिक्षा को कैसे बढ़ावा देना है। मौलिक अधिकार होते हैं हाशियाकरण की रोकथाम के लिए, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय एवं कानून और अधिकारी रक्षा के बारे में बात की गई है। अब विविधता एवं समानता और समावेश की बात करेंगे तो समानता मतलब होता है कि हम एक दूसरे में भले ही भिन्न भिन्न है लेकिन हमें समानताएं दी गई हैं और हम एक दूसरे से समान हैं। तो समानता के भेद सामाजिक समानता, नागरिक समानता, कानूनी समानता, प्राकृतिक समानता, राजनीतिक समानता, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी समानता, आर्थिक समानता। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षिक अवसर में संवैधानिक प्रयास क्या किए गए हैं। तो अनुच्छेद 17 साफ साफ कहा गया है कि छुआछूत और अस्पृश्यता को अंत होगा। उसके बाद अनुच्छेद 46 में कहा गया निम्न जातियों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक अन्याय और अन्य तरह के शोषण से सुरक्षा की गई। अनुच्छेद 23-24 कहा गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसके लिए आपको अधिकार दिए जाएंगे। फिर अल्पसंख्यकों के लिए भी काफ़ी सारे एक्ट दिए गए हैं। तो अल्पसंख्यक की अगर हम बात करेंगे तो सबसे मेन एक्ट जो होता है अनुच्छेद 30 दिया गया है कि सभी अल्पसंख्यक चाहे उनका आधार, धर्म या भाषा अपनी पसंद की शिक्षा संस्था में स्थापित करने का अधिकार प्रशासन को होगा, मतलब उनकी शिक्षण संस्थाएं प्रशासन स्थापित करके देगा। अब हम बात करते हैं संविधान। संविधान में क्या क्या बातें की गई हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में समानता, बंधुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय आदि सारी बातें की गई हैं। और फिर अगर हम बात करें संवैधानिक प्रस्तावना में नवीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या क्या कहा गया, अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा, अस्पृश्यता का निवारण मतलब छुआछूत को बंद करना, अनुसूचित जातियों को समाज की मुख्यधारा में लाना, पिछड़े समुदाय का विकास करना, मौलिक अधिकार, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, मानवतावादी समाज, बालक शिक्षा को प्रोत्साहन करना, और फिर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का साहित्यित्व, आदिम जनजाति की शिक्षा, नवोदय विद्यालय। अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम ध्यान देंगे कि प्रस्तावना से क्या आशय है। तो प्रस्तावना में संविधान के स्रोतों का ज्ञान दिया गया है और संविधान के उद्देश्य का ज्ञान दिया गया है, संविधान के आधार का ज्ञान दिया गया है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई और इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और यह जानेंगे कि आगे किन किन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को हमें पढ़ना है और जाकर फिर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। देखिए, मेन उद्देश्य हमारा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करना ही नहीं होता है। मेन उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हमें कितना नॉलेज है, हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मतलब यही होता है कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या साक्षर है, उसका यही कार्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर बनाना। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई। 1991 की तुलना में 2001 में 52.21% बढ़कर साक्षरता 65.38% हो गई है। उसके बाद फिर हम यह जानेंगे कि कैसे कैसे हमारे देश में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मिड डे मील 1995 से चल रहा है। और फिर सर्व शिक्षा अधिकार अधिनियम आया। सर्व शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 से मतलब सभी शिक्षा के स्तर को जोड़ देना। 2003 से क्या किया गया कि समस्त स्कूल वैकल्पिक विद्यालय एवं शिक्षा की गारंटी की बात की गई। मुख्य प्रावधान क्या है सर्व शिक्षा अभियान में, इसमें यही कहा गया है कि सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए। फिर हम आश्रम पद्धति के विद्यालयों के बारे में बात करेंगे कि आश्रम पद्धति में कैसे पढ़ाई होती। तो आज सिंपल जानते हैं, आश्रम पद्धति में हमारे गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में एक शिक्षक होता था। शिक्षक सभी बालकों से जीवन के सभी जो क्रियान्वयन होते हैं, उन क्रियाकलाप होते हैं, उनको करवाता था। उसके बाद फिर शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। साथ ही साथ बच्चे जाके भोजन की व्यवस्था करते थे और भोजन पकाने की व्यवस्था करते थे, खेती पाती करते थे, खेती कृषि में योगदान देते थे। शिक्षक के साथ आश्रम की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते थे, उसके साथ शिक्षक ग्रहण करते थे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट में क्या करना है आपको बेहद अच्छे से पता है। धन्यवाद। मिलेंगे अगले बुक, अगले चैप्टर और अगली नई पेपर के साथ। धन्यवाद।